तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा था, कंसीक्वेंस पढ़े थे, डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट पढ़े थे। तो मैंने बोला था कि अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन को हम लोग कंजर्व कैसे कर सकते हैं, मतलब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को हम लोग बचा कैसे सकते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन का सिंपल मीनिंग ये है कि हम जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो अपने हैं, जो बायोडाइवर्सिटी हमारी है, उसको हम लोग जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ मतलब जो कि बहुत ख़त्म होने पे हैं, इंडेंजर हैं मतलब बहुत ख़तरे में हैं, ठीक है, वो उनको एक्सटिंक्ट होने से कैसे बचाएंगे और इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे रखेंगे सारे चीज़ों में। तो उन चीज़ों के लिए हम लोग को यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं, जो कि 4 पॉइंट कंजर्वेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सबसे पहला, अनऑथराइज्ड जो कि होता है फॉरेस्ट कटिंग। जैसे कोई भी प्राइवेट कंपनी जो अपने एरिया को उसके खुद के एरिया को भी जो फॉरेस्ट उगे हुए हैं वो बिना परमिशन के, गवर्नमेंट के परमिशन के नहीं कट कर सकती है। सेकेंड है, इन द केस ऑफ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड फेलिंग फॉरेस्ट ट्रीज। तो ये है सेकेंड पॉइंट, ये है कि अगर गवर्नमेंट को भी कोई रीज़न से अगर पेड़ काटने पड़ रहे हैं, जैसे कि सड़क बनाना है, डैम बनाना है, कोई कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसके बदले में वो कहीं और एरिया में बहुत बड़े एकड़ ज़मीन में बहुत सारे प्लांटेशन करेंगे, जिसको हम लोग एफॉरेस्टेशन कहते हैं। तीसरा, नेचुरल हैबिटेट को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, नेचुरल हैबिटेट को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे एरियाज़ बनाए जाएंगे, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, नेशनल पार्क। और एक टोटल बैन लगा है किस चीज़ों पे, किसी भी जानवर का शिकार नहीं करना है इन चीज़ों पे। तो ये 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट कि आप विदाउट गवर्नमेंट के परमिशन के कोई भी फॉरेस्ट कट नहीं कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट फॉरेस्ट कट कर रही है तो एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांटेशन भी करेगी। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। कहीं भी सड़क बनता है तो सड़क में एक डिवाइडर होती है, एनएच पे जो सड़क बनता है, और उस डिवाइडर के बीच में बहुत सारे पौधे लगे हुए होते हैं। तो ये उसका एग्जाम्पल है एक। और तीसरा यही है कि बायोस्फीयर रिजर्व बनेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनेंगे, नेशनल पार्क बनेंगे, वहाँ पे उन लोग को सिक्योर रखना है, जो कि हम लोग आगे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और थर्ड है कि एक टोटल बैन लगाया गया है किस चीज़ों पे, जानवरों पे, कि जानवरों को मारना नहीं है, शिकार नहीं करना है। अगला है, हम लोग पढ़ते हैं अब पहले बायोस्फीयर रिजर्व। तो इससे पहले बायोस्फीयर रिजर्व जाएं, हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एंड नेशनल पार्क हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है कि ये ज़रूरी हमारे लिए क्यों है, क्योंकि हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना है, जो कि हम लोगों ने यहाँ इस पॉइंट में पढ़ा। जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उन्हें एक्सटिंक्ट होने से बचाना है। तो इसी चीज़ के लिए बहुत सारे एरियाज़ बनाए गए हैं, जिनको हम लोग 3 टर्म में बांटे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे आज बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व वो बहुत बड़ा लैंड होता है जहाँ पे ट्राइबल पीपल रहते हैं। ठीक है, ट्राइबल पीपल मतलब ऐसे नहीं है कि ट्राइबल पीपल रहते हैं, वो एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया होता है जहाँ ट्राइबल पीपल भी रहते हैं, मतलब ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को भी वहाँ पे प्रमोट किया जाता है। सिंपल वे में आप बायोस्फीयर रिजर्व को इस तरीके से समझ सकते हैं कि वहाँ को मतलब बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए तो यूज़ किया जा रहा है, पर वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी परफॉर्म की जा रही है, जैसे कि आपको आगे समझ आएगा। तो बायोस्फीयर रिजर्व में 3 भाग में बांटा गया है। पहला कोर जोन, दूसरा मिडिल जोन और तीसरा आउटर मोस्ट जोन। ठीक है, तो कोर जोन और मिडिल जोन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, बफर जोन के नाम से, और तीसरा जो आउटर मोस्ट जोन है उसको ट्रांजिशन जोन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग कोर जोन पे। तो कोर जोन में सीधे है कि नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड इन द कोर जोन ऑफ ए बायोस्फीयर रिजर्व। तो वहाँ पे कोई भी ह्यूमन नहीं जाते हैं, वहाँ सिर्फ जानवर रहते हैं, सिर्फ फॉरेस्ट है, वहाँ कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी परमिट नहीं की गई है, वो एक इलीगल पार्ट हो जाएगा उस चीज़ का। तो अगला आता है बफर जोन। तो बफर जोन कोर जोन को ही कवर करता है। ये जो लाइट ग्रीन कलर का आपको यहाँ दिख रहा है, ये बफर जोन का एरिया है। तो बफर जोन को बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। पहला कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है उसको। आप जानते होंगे कि बहुत सारे अलग अलग पेड़ पौधे हमेशा डिस्कवर होते रहते हैं कि ये नया स्पीसीज़ बन गया, तो ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए यहीं पे यूज़ होता है बफर जोन, और बफर जोन में ही सारे साइंटिफिक रिसर्च किए जाते हैं फ्लोरा फाउना से रिलेटेड। फ्लोरा फाउना 2 टर्म है जो कि हम आगे बताएंगे आपको। तीसरा है, मिडिल जोन में एक और बात आपको बता दूं कि मिडिल जोन टूरिज़्म जो होता है, जैसे बहुत बार लोग बायोस्फीयर रिजर्व घूमने जाते हैं तो मैक्सिमम बफर जोन तक जा सकते हैं।
ठीक है। बफर जोन के आगे कोर जोन में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी प्रमोट नहीं की जाती है, वहाँ अलाउड नहीं है। तो बफर जोन में आप घूमने भी जा सकते हैं। और तीसरा है ट्रांजिशन जोन। तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ट्राइबल पीपल्स भी रहते हैं, ट्राइबल पीपल लिविंग इन द एरिया। तो वो क्या होता है, वो लोग ट्रांजिशन जोन में रहते हैं। ट्रांजिशन जोन में सिर्फ उनका एरिया है जहाँ पे कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, कुछ कल्टीवेशन मतलब क्रॉप कल्टीवेशन लैंड्स हैं जहाँ पे वो अपनी खेती करते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, और कुछ उनके कच्चा हाउसेज हैं, जो कि मतलब कच्चा हाउस जो मिट्टी के घर होते हैं, लकड़ी के घर होते हैं, उस ढंग के वो घर हैं। और ये एक बात बता दूं कि ट्राइबल पीपल और बायोस्फीयर रिजर्व का जो फॉरेस्ट होता है वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। मतलब जैसे कि कोई भी केयर टेकर जो होते हैं, तो वहाँ के ट्राइबल पीपल जो होते हैं वहाँ के बायोस्फीयर रिजर्व के केयर टेकर भी होते हैं। अगर उनको कोई दिखता है कि कोई जानवर परेशानी में है तो वो उसकी मदद करने चाहते हैं, ठीक है। और वो वहाँ के एरिया को प्रोटेक्टेड रखते हैं, वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। तो ए बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट, ठीक है। तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। देखो मेन जो बेस है वो बायोस्फीयर रिजर्व ही है, उसके अंदर आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। तो यहाँ बोला जा रहा है कि बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरिया भी होते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, ठीक है। और द नेम्स एंड द लोकेशन ऑफ द सम ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया आर गिवन बिलो। तो यहाँ बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व का नाम दिया गया है, जैसे कि काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व आसाम। तो आप लोग अगर कोई भी नज़दीक में होंगे तो घूमने चले जाना, कभी अच्छे से समझ जाओगे। तो आगे हम लोग को एक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में थोड़ा दिया गया है। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो वहाँ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में एक बहुत यूनिक चीज़ है जो कि यहाँ बताई गई है। तो यूनिक क्या है कि वहाँ के जो बहुत सारे मतलब एनिमल और प्लांट्स हैं ना, वो अपर हिमालयन पीक से सिमिलर है। मतलब अपर हिमालय जो एरिया है वहाँ के पीक पे जो जानवर और फ्लोरा और फाउना पाए जाते हैं जिस एरिया में, उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। और वेस्टर्न घाट के भी प्लांट एंड एनिमल से बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। ये चीज़ वहाँ पे यूनिक है, ठीक है। और पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और 1 नेशनल पार्क है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो रिजर्व का 2 बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है, बोरी सेंचुरी और पचमढ़ी सेंचुरी। और जो पार्क है वो क्या है, सतपुरा नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है बोरी सेंचुरी, पचमढ़ी सेंचुरी, और एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा नेशनल पार्क। अब कुछ पॉइंट्स में हम लोग देख लेते हैं कि बायोस्फीयर का मेन रोल क्या है, ठीक है। तो पहला है कि कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स ऑफ एरिया। तो ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व को कंस्ट्रक्ट ही क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अपने इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को एक्सटिंक्ट होने से रोकना है, अपनी स्पीसीज़ को बढ़ाना है, एक जगह के फ्लोरा और फाउना को कंट्रोल करना है, ओके। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि पहला उसका क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, उन लोगों को बचाने के लिए। दूसरा मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, अगर वाइल्ड लाइफ बचे रहेंगे तो बायोडाइवर्सिटी ऑलरेडी मेंटेन रहेगी। तीसरा है कि नेचुरल इकोलॉजिकल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, इकोसिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए। तो वही चीज़ है कि कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ अगर होगा तो उससे बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी, और बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी तो नेचुरल इकोलॉजिकल कंडीशन जो कि इकोसिस्टम का कंडीशन है उस पार्टिकुलर एरिया में, वो भी एकदम मस्त रहेगा। अगर आपको बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम का टर्म नहीं समझ आ रहा है तो आप पहला लेक्चर देख के समझ सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एरिया, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी वहाँ होती है। जैसे कि वहाँ पे बहुत जगह फार्मिंग होती है, ट्राइबल पीपल रहते हैं। अगर वहाँ पे किसी कंपनी को बाय द वे वुड की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फर्नीचर की कोई कंपनी होती है, तो वो गवर्नमेंट से बात करके उस बायोस्फीयर रिजर्व से अपना रॉ मटेरियल उठा सकती है। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी परफॉर्म कर देता है, लेकिन उसके बदले में बहुत लार्ज नंबर में प्लांटेशन भी की जाती है वापस से उस एरिया में, ठीक है। उसके बाद बायोस्फीयर प्रिवेंट द कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एरिया। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन का मीनिंग कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने पार्टिकुलर लैंड पे भी जो कि एरिया जो उनका खुद का था, अगर वो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आ जाता है
तो वो वहाँ को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं, बिना परमिशन के वहाँ के फॉरेस्ट को कट नहीं कर सकते हैं। सातवां पॉइंट ये है कि वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए। जैसे हम लोग टूरिस्ट हैं, ठीक है, हम लोग वहाँ घूमने जाते हैं तो वहाँ हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, और साइंटिफिक रिसर्च भी वहाँ पे परफॉर्म की जाती है। अब अगला हम लोग फ्लोरा फाउना है और बाकी अलग स्पीसीज़ हैं, जिसमें आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि नेशनल पार्क का क्या फंक्शन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्या फंक्शन है, और ज़ू का क्या फंक्शन है, ये तीनों आपस में कैसे डिफरेंट करते हैं। तब तक यहीं के लिए छोड़ते हैं, आगे अगले वीडियो में।